चलिए बच्चों, एक नया चैप्टर शुरू करते हैं, रिलेशंस एंड फंक्शंस। ठीक है बच्चों, वैसे सीबीएसई की बुक का ये पहला ही चैप्टर है आपका, ठीक है, मगर कोई ज़रूरी नहीं है कि जिस ऑर्डर में बुक में दिया है हम उसी ऑर्डर में चलें। तो रिलेशंस एंड फंक्शंस, आपको बच्चों याद होगा कि 11th क्लास में आपने रिलेशंस और फंक्शन पढ़े थे, है ना। तो आपको ऑलरेडी ये मालूम है कि रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट बिटवीन टू नॉन एम्प्टी एंड फाइनाइट सेट्स। आई रिपीट, रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन एम्प्टी एंड फाइनाइट सेट्स। मतलब क्या हुआ, मतलब मान लीजिए कि दो सेट हैं, मान लीजिए सेट ए है और सेट बी है। सेट ए में कुछ एलिमेंट हैं, मैं इनको एग्जांपल के लिए 1 और 2 ले लेता हूँ, ठीक है। तो ये नॉन एम्प्टी है और फाइनाइट है, मतलब इसमें जितने एलिमेंट्स हैं वो इनफाइनाइट नहीं है, कोई फिक्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। सेट बी में मान लेते हैं कुछ, जैसे एक एलिमेंट ए है, एक एलिमेंट बी है, एक एलिमेंट सी मान लेता हूँ। तो दो सेट हो गए। अब इन दो सेट्स का क्या क्या कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए बच्चों। एक तो कार्टेशियन प्रोडक्ट पता होना चाहिए आपको, एक ऑर्डर पेयर क्या होता है, सबसेट का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, ठीक है। और फिर आपको रिलेशन समझ में आएगा कि रिलेशन क्या कॉन्सेप्ट होता है मैथमेटिकली, ठीक है। देखिए, तो ए कार्टेशियन प्रोडक्ट विद बी, ये क्या होता है, ये होता है ऑर्डर्ड पेयर का सेट। और ऑर्डर पेयर क्या होता है, ऑर्डर पेयर मतलब एक ऑर्डर मेंटेन होना चाहिए। कौन सा ऑर्डर, पहले सेट ए का एलिमेंट आएगा, फिर सेट बी का एलिमेंट आएगा, ऐसे दो एलिमेंट को एक साथ लिखकर एक ऑर्डर पेयर बना जाता है। तो पहले सेट ए का एलिमेंट क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पे ए पहले आता है, ए क्रॉस बी कर रहा हूँ, तो ए का एलिमेंट पहले ले लो। मान लीजिए मैंने 1 ले लिया, बी का एलिमेंट ले लो, कौन सा एलिमेंट ले लो, कोई सा भी ले लो, चलो मैंने ए ले लिया, तो ए कॉमा ए बन गया एक ऑर्डर पेयर, ठीक है। तो ए क्रॉस बी में क्या होगा, ऐसे जितने भी पॉसिबल ऑर्डर पेयर जिनमें कि पहला एलिमेंट पहले वाले सेट से, दूसरा एलिमेंट दूसरे वाले सेट से आएगा, ऐसे सारे ऑर्डर पेयर को इकट्ठा करके एक जगह लिख दोगे तो वो बन जाएगा ए क्रॉस बी सेट। तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है बच्चों, देखो ये हो सकती है, पहले एलिमेंट 1 लिया, फिर मैंने बी ले लिया, ठीक है, 1 लिया, सेकंड वाले का सी ले लिया, पहले वाले का 2, सेकंड वाले का ए, 2 कॉमा बी एंड 2 कॉमा सी। टोटल कितने हो गए बच्चों, टोटल 6 ऑर्डर पेयर बन गए मेरे पास, है ना। 2 × 3 6 ऑर्डर पेयर बन गए। तो ऑर्डर पेयर समझ में आ गया क्या होता है ना, एक ऑर्डर होता है इसमें, ठीक है। पहले वाला एलिमेंट पहले सेट से, दूसरा वाला एलिमेंट दूसरे सेट से, और सारे ऑर्डर पेयर को इकट्ठा कर दोगे तो जो सेट बनेगा उसको बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। लिख देता हूँ एक बार, इसको बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है जी। ये सब आपने 11th में पढ़ रखा है, मैं एक बार थोड़ा सा रिवीजन करा रहा हूँ, आपकी थोड़ी याददाश्त को ताज़ा कर रहा हूँ, और कुछ नहीं कर रहा, मैं नया कुछ नहीं पढ़ा रहा हूँ। ये भी 12th में, इसके बाद जब 12th शुरू होगा तो बताऊँगा आपको कि यहाँ से 12th स्टार्ट हो गया, यहाँ से आपके क्वेश्चंस बनना शुरू हो जाएंगे सीबीएसई में। तो ये सिर्फ आपको अभी ब्रशअप करा रहा हूँ, आपको पुरानी चीज़ें याद दिला रहा हूँ सिर्फ। तो ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं बच्चों। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट मालूम चल गया। अब रिलेशन क्या होता है, रिलेशन को आर से रिप्रेजेंट करते हैं ना, कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं, या R1 से कर दो, R2 से कर दो ना, जनरली आर से करते हैं। यदि आपके क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट में एक ही रिलेशन आपको यूज़ करना है तो आर से यूज़ कर दो, एक से ज़्यादा रिलेशन बताने हैं तो उनको R1 R2 कर दो, कोई बड़ी बात नहीं है ना। तो ऐसे रिलेशन होता है। तो रिलेशन क्या होता है, रिलेशन इज अ सबसेट, ठीक है। सबसेट होता है किसका, ए क्रॉस बी का, यानी कि जो एलिमेंट्स मैंने यहाँ लिखे हैं उनमें से कुछ एलिमेंट चुन के मैं एक नया सेट बना दूंगा तो वो कुछ रिलेशन बन जाएगा। तो मेरी मर्जी है मैं कौन सा एलिमेंट चूज़ करूँ, उसी हिसाब से एक नया रिलेशन बन जाएगा, उसकी एक डेफिनेशन बन जाएगी नई, ठीक है। टोटल कितने एलिमेंट है, 6 एलिमेंट है। तो हर एक एलिमेंट के साथ मैं 2 काम कर सकता हूँ, या तो उसको चूज़ करूँगा या नहीं करूँगा। तो दे आर 2 ways टू डील विथ ईच एंड एवरी ऑर्डर पेयर। तो टोटल मेरे पास 2 × 2 अप टू 6 टाइम्स, यानी 2 to the power 6 वेज हो गए, है ना। किस बात के वेज हो गए जी, रिलेशन बनाने के। तो इसमें वो तरीका भी आ गया कि जब मैं सारे ऑर्डर पेयर ले लिए, उसको बोलते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन क्या हो गया, जिसमें कि सारे पॉसिबल ऑर्डर पेयर आ जाते हैं, उसको बोलते हैं यूनिवर्सल रिलेशन।
ठीक है। एक किस्म तरीका वो भी होगा जिसमें सारे ऑर्डर पेयर रिजेक्ट हो जाएं, कोई भी सिलेक्ट नहीं होगा, उसको बोलते हैं एम्प्टी रिलेशन। ठीक है, एम्प्टी या वॉइड रिलेशन। ठीक है, इसमें क्या होगा, इसमें एक भी ऑर्डर पेयर नहीं आएगा। ठीक है, तो बाकी इसके अलावा जितने भी होंगे उनमें कुछ एलिमेंट आएंगे, कुछ एलिमेंट नहीं आएंगे, यानी कुछ ऑर्डर पेयर आएंगे, कुछ नहीं आएंगे। ठीक है, तो इतना आपको 11वीं क्लास से 11th क्लास से इतना ज्ञान आपको ऑलरेडी है। ठीक है, मैंने कुछ नया नहीं पढ़ाया आपको। ठीक है, तो हमें समझ में आ गया कि रिलेशन बेसिकली एक और क्रॉस कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है। ठीक है जी। फंक्शन भी बता देता हूँ आपको, लग जाता हूँ, फंक्शन भी इसी ऑर्डर पेयर का सबसेट होता है। ठीक है, उसमें कुछ स्पेशल अलग कंडीशन होती हैं। जैसे रिलेशन में तो हमने चाहे से पिक कर लिया इनको उठा के रैंडमली, तो एक रिलेशन बन गया। फंक्शन में क्या होता है, फंक्शन में ये होता है कि फंक्शन की डेफिनेशन ये कहती है कि यदि आप सेट, जैसे मान लीजिए फंक्शन ऐसे लिखा जाता है, एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, ऐसे लिखा जाता है फंक्शन को। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इस नोटेशन का मतलब क्या है, इसका मतलब है कि फंक्शन का नाम एफ है और वो सेट ए से सेट बी में डिफाइन है। सेट बी से सेट ए में नहीं है, सेट ए से एरो सेट बी की तरफ जा रहा है, यानी कि ए से बी की तरफ डिफाइन है, यानी ए में जो एलिमेंट है उसकी इमेज मुझे सेट बी में मिल जाएगी। तो इसमें क्या रूल होता है कि एक फंक्शन के एलिमेंट की, यानी कि सेट ए का एक एलिमेंट सेट बी के एक एलिमेंट से, सेट बी के एक एलिमेंट से मैप होना चाहिए। ध्यान देना बच्चों, सेट ए का एक एलिमेंट सेट बी के केवल एक एलिमेंट से मैप होना चाहिए। और दूसरी कंडीशन होती है कि सेट ए के जितने भी एलिमेंट हैं वो सब की सब किसी ना किसी एलिमेंट ऑफ सेट बी से मैप जरूर होना चाहिए, यानी कि 2 को भी कहीं ना कहीं मैप होना चाहिए। ठीक है, यदि ए के सारे एलिमेंट मैप हो जाएं और केवल एक ही एलिमेंट ऑफ बी से मैप हो, मतलब ऐसा नहीं है कि 1 जो है ए से भी मैप हो गया स्मॉल ए से और 1 जो है बी से भी मैप हो गया, ये नहीं पॉसिबल है, ऐसा नहीं है। ठीक है, क्या होगा कि ए का, सेट ए का एक एलिमेंट सेट बी के किसी भी एक एलिमेंट से मैप हो जाए और सेट ए के सारे एलिमेंट कहीं ना कहीं जाके मैप हो ही जाए सेट बी में, तो वो जितने भी इस तरह के कॉम्बिनेशंस बनेंगे जैसे 1, A, 2, C, तो इन सबको एक साथ रख दोगे तो जो सेट बन के आएगा वो फंक्शन कहलाएगा। ठीक है, यहाँ एफ लिखा जाता है, यदि फंक्शन एफ की बात हो रही है ना, फंक्शन एफ इज डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू बी, तो उसमें क्या मैपिंग को ऐसे एरो से दिखा देते हैं, ऐसे मतलब फ्री फ्लोइंग एरो, जिसमें आपको मैपिंग समझा देते हैं कि 1 जो है ए से मैप है, 2 जो है सी से मैप है। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि मान लीजिए एक से ज़्यादा एलिमेंट, मतलब जैसे 2 जो है ना वो भी एक ए से ही मैप हो जाए, ये पॉसिबल है, ये वैलिड है, यानी 1 भी ए से मैप है, 2 भी ए से मैप है। भाई मैंने ये कहा था कि हर एक एलिमेंट केवल एक एलिमेंट ऑफ बी से मैप होना चाहिए, तो 1 जो है केवल एक एलिमेंट से तो मैप है, ऐसा तो नहीं है ना कि 1 ए से भी मैप है 1 बी से भी मैप है, तो ये वैलिड फंक्शन है। तो फंक्शन की डेफिनेशन में 2 चीज़ होती हैं कि जो पहला वाला सेट है जिससे मैपिंग स्टार्ट हो रही है उसके सारे एलिमेंट किसी ना किसी एलिमेंट से, सेट बी के किसी ना किसी एलिमेंट से मैप होने चाहिए, और हर एक एलिमेंट ऑफ सेट ए सेट बी के सिर्फ एक ही एलिमेंट से मैप होना चाहिए। यदि ये कंडीशन फुलफिल होती है तो वो फंक्शन कहलाएगा, या कह सकता हूँ कि वो रिलेशन फंक्शन कहलाएगा। यानी फंक्शन भी एक तरह से एक रिलेशन होता है। क्यों होता है? क्योंकि फंक्शन में भी क्या है, ऑर्डर पेयर ही तो होंगे, 1, A, 2, A या 1, A, और इसको हटा दूँ तो 2, C, ये हट जाए तो कुल मिला के इसमें भी ऑर्डर पेयर ही तो होंगे। और हमें पता है कि जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है उसके जो सबसेट्स होते हैं वो रिलेशन कहलाते हैं, और फंक्शन भी एक सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ही है, लेकिन फंक्शन में कुछ एक्स्ट्रा कंडीशंस होती हैं जो मैंने आपको बता चुका हूँ। ठीक है, तो इसलिए फंक्शन भी एक तरह से एक रिलेशन ही है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। ये हमने आपको बताया कि फंक्शन क्या होता है, रिलेशन क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, सेट आप ऑलरेडी जानते हो, मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ। ठीक है, ऑर्डर पेयर को समझा दिया, और जो बिल्कुल बेसिक चीज़ें थी जो आपको अभी माइंड में होनी चाहिए 12th क्लास में ये चैप्टर पढ़ने के लिए, वो मैंने आपको बता दी है। ठीक है, अब हम चलते हैं और देखते हैं कि अब 12th क्लास की जो एक्चुअल सिलेबस है वो स्टार्ट करते हैं कि हमारे जो CBSE में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो किस सिलेबस में पूछे जाएंगे और हमें क्या करना है। तो देखिए, तो बच्चों अब काम की चीज़ शुरू करते हैं जो हमारे सिलेबस में है, टाइप्स ऑफ रिलेशंस। ठीक है जी, ये आपको एक्चुअली पढ़ना है और इसी पे बेस्ड आपको CBSE में क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो 2 रिलेशंस तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, आपको पता ही नहीं चला होगा शायद। कौन कौन से कर चुके हैं? पहला यूनिवर्सल रिलेशन, ठीक है जी, अभी मैंने पिछली सीट पे आपको दिखाया था, और दूसरा एम्प्टी रिलेशन।
ठीक है। इसमें क्या होता है, यूनिवर्सल में मतलब सारे के सारे पॉसिबल ऑर्डर पेयर निकाल के रख लो तो बन जाएगा यूनिवर्सल, और एक भी ऑर्डर पेयर ना आए, यानी एलिमेंट रिलेशन के अंदर कोई भी एलिमेंट ही ना हो, खाली हो, तो एम्प्टी। बहुत ऑब्वियस है ना, पता है एम्प्टी सेट क्या होता है, सबको पता है। एम्प्टी सेट को नल सेट भी बोलते हैं, वॉइड सेट भी बोलते हैं, ठीक है जी। तो ये दो रिलेशंस तो होते ही हैं, इनमें ज़्यादा क्वेश्चन कोई पूछेगा नहीं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि यूनिवर्सल और एम्प्टी सेट या एम्प्टी और यूनिवर्सल रिलेशंस क्या होते हैं। जो काम के रिलेशंस हैं जो हमें पता होने चाहिए वो 3 हैं, बेसिकली 3 है, लेकिन उन तीनों को मिला के एक नया बना दिया तो 4 हो गए। कौन कौन से हैं? पहला है रिफ्लेक्सिव, पहले नाम जान लो फिर उनको इंट्रोड्यूस कराऊंगा आपसे, जान पहचान करा दूंगा, मेल जोल बढ़ जाएगा, और क्वेश्चंस करते करते इतनी मुलाकात हो जाएंगी इन रिलेशंस के टाइप से कि आपको ये कंफर्टेबल लगेंगे ना। स्टार्टिंग में आपको एक अजनबी लगेंगे, आपको समझ नहीं आएगा कि ये क्या करना चाह रहे हैं। थोड़ा सा ना बच्चों को नई चीज़ जब कभी सीखते हैं बच्चा, तो कोई भी फील्ड हो नई चीज़ सीखते हैं थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन जब हम 2-4-10 दिन उसको प्रैक्टिस कर लेते हैं तो हमें फैमिलियरिटी डेवलप हो जाती है, वो चीज़ हमें अजीब नहीं लगती है। जैसे कि कोई नया एक्ट्रेस कोई नई लॉन्च होती है या कोई नया एक्टर लॉन्च होता है, तो उसकी 1-2 स्टार्टिंग की मूवी तो लोग देखने पसंद नहीं करते, स्ट्रगल से ना लोग फैमिली वो नहीं होते, लोगों को आदत नहीं होती उनकी शक्ल की, ठीक है। तो इसी, लेकिन धीरे धीरे जब 2-4 मूवी आ जाती है ना तो हीरो जैसे फेमस हो जाता है, उसकी शक्ल अच्छी लगने लगती है। तो ऐसे ही जब हम रिलेशंस पढ़ रहे हैं तो स्टार्टिंग में आपको लगेगा कि यार ये क्या अजीब अजीब सी चीज़ें हैं, है ना, हमने तो प्लस माइनस ये सब चीज़ें सीखी हैं, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना और इस तरह की चीज़ें, ये तो अलग ही आ गया। अभी हम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ के आ रहे हैं, उसमें क्या पढ़ रहे हैं, तो ये एकदम से अलग हो गया। तो थोड़ा सा आप टाइम दीजिए इसको, तो फैमिलिटी डेवलप हो जाएगी तो बढ़िया लगेगा। तो एक होता है सबसे पहला इंपॉर्टेंट रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है। उसके बाद आएगा सिमेट्रिक, सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है। और फाइनली हम लोग पढ़ेंगे ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव रिलेशन। और रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों ही रिलेशन यदि एक साथ आ जाएं तो उसको बोलते हैं इक्विवेलेंस, ठीक है, इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों हमारे पास 1 2 3 4 सेट हैं जो हमें अभी और पढ़ने हैं, सॉरी 4 रिलेशंस हैं जो हमें और अभी पढ़ने हैं। तो पहले देखते हैं रिफ्लेक्सिव क्या होता है। देखिए रिफ्लेक्सिव है ना, चलिए बच्चों रिफ्लेक्सिव रिलेशन को समझने से पहले एक और छोटी सी बात समझ लो, क्या कि आपने देखा कि रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी, ठीक है। यदि 2 सेट ना होके एक ही सेट दिया जाए और हम उस सेट के एलिमेंट्स पर रिलेशन चेक करें कि इन सेट इस जैसे मान लीजिए कोई भी एक सेट है, उस सेट पर कोई रिलेशन फिट बैठता है कि नहीं बैठता है, तो उसको क्या कर सकते हैं कि सेट रिलेशन कैन बी सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है। यानी आपने जरूरी नहीं है कि 2 अलग अलग सेट ही होने चाहिए, समटाइम एक ही सेट का उसी सेट के साथ में कार्टेशियन प्रोडक्ट करके उसमें जो रिलेशन निकलेगा उसके ऊपर बात की जाती है कि क्या है रिलेशन, मतलब इस तरीके से भी आप रिलेशन को डिफाइन कर सकते हो। तो कंफ्यूज मत हो जाना, कोई बोले कि एक ही सेट है तो दूसरा सेट नहीं है तो कैसे रिलेशन डिफाइन होगा, ऐसा नहीं है, एक ही सेट से भी कार्टेशियन प्रोडक्ट डिफाइन हो सकता है, ठीक है। तो चलिए, तो अब यदि कोई कहता है कि इफ अ रिलेशन इन सेट ए इज such that a comma a belongs to relation for every a belonging to a, मतलब यदि सेट a है उसका कोई एलिमेंट है स्मॉल a, ठीक है, और हमें हमारे पास एक ऐसा ऑर्डर पेयर आया है जिसमें a और a यानी a इज रिलेटेड टू a, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों कि a इज रिलेटेड टू ए, या तो ये लिखो या ये चीज़ लिखो, एक ही बात है दोनों, ठीक है, ये चीज़ और ये चीज़। इसको कैसे पढ़ते हैं कि ए कॉमा ए बिलोंग्स टू रिलेशन आर, यानी कि ए इज रिलेटेड टू ए, इसको कैसे पढ़ते हैं, ए इज रिलेटेड टू ए, दोनों एक ही बात है। यदि इस तरीके का ऑर्डर पेयर मिल जाए कि ए अपने आप से ही रिलेटेड हो,
ठीक है, रिफ्लेक्शन मिल रहा है उसको, ए अपने आप से रिलेटेड हो तो वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए एक ग्रुप है, उसमें कुछ बच्चे हैं, ठीक है, और मैं एक रिलेशन डिफाइन कर दूं कि दो बच्चों की हाइट का इक्वल होना, एक रिलेशन बना दिया मैंने। तो हर बच्चे की हाइट अपनी खुद की हाइट से इक्वल तो होएगी ना, तो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो गया कि हर बच्चे की हाइट अपनी हाइट के इक्वल है, यानी कि सेल्फ रिलेटेड है, यानी बच्चा अपने आप से रिलेटेड है इस डेफिनेशन से कि उसकी हाइट इक्वल होना चाहिए। यदि दो बच्चों की हाइट इक्वल है तो हम बोलेंगे कि ये रिलेशन एग्जिस्ट करता है। तो यदि एक लड़के की हाइट खुद के भी इक्वल हो सकती है, होगी ऑब्वियसली, तो इसको बोलेंगे क्या, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है, सिमिलरली यदि दो लाइंस हैं, यदि मैं एक रिलेशन वैसे डिफाइन कर दूं कि पैरेलल लाइंस, ठीक है, तो एक प्लेन पे जितनी भी लाइंस हैं उनमें जो पैरेलल लाइंस हैं वो रिलेटेड है, तो हर एक लाइन खुद के पैरेलल होती है, तो पैरेलल वाला जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव हो गया, क्योंकि हर एक लाइन खुद के पैरेलल होती है। ठीक है, तो जैसे हर एक आदमी की हाइट अपनी खुद के बराबर होती है, हर एक स्टूडेंट की या हर एक पर्सन की हाइट अपनी खुद के बराबर होती है, तो वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन बन गया। सिमिलरली हर एक लाइन अपने आप के पैरेलल होती है, तो वो भी एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन बन गया। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है, नेक्स्ट रिलेशन आता है बच्चों सिमेट्रिक।